आज हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे और इसके अंदर जो स्पेसिफिक केस है, ठीक है, वो केस ये है कि जब व्हेन टू सेट्स, ठीक है, व्हेन टू सेट्स, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट्स के नेम, व्हेन सेट्स ए बी आर ओवरलैपिंग, ठीक है, और सी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड सी, सेट सी इज डिसजॉइंट। अब ये बेसिकली एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से यहाँ पे होल्ड करता है टू बोथ ए बी, टू बोथ ए बी, ठीक है। ए बी बेसिकली सेट्स के नेम है, व्हेन सेट्स ए बी आर ओवरलैपिंग एंड सी इज डिसजॉइंट टू बोथ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। आप देखें जी, हमारे पास लेट से हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, पहले सेट्स देख लेते हैं किस नौइयत के हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट फर्स्ट, तो यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। उसके बाद सेट ए है जो कि बी के साथ ओवरलैपिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। बी सेट है जो कि ओवरलैपिंग किस तरह से होगा, 3 4 6 7 8, ठीक है। इसी तरह एक सी सेट है जिसको हम 11 12 13 14 बस, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली सेट है जिसके अंदर अगर आप देखें तो ए बी आपस में ओवरलैपिंग है, ए बी जो है वो आपस में ओवरलैपिंग है, ठीक है, और सेट सी जो है वो उनके साथ टोटली डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, डिसजॉइंट टू ए बी, डिसजॉइंट टू ए बी, कोई भी इसका एलिमेंट जो है वो ए बी के साथ मैच नहीं करता, डिसजॉइंट टू सेट ए बी। अब ए एंड बी चलें इस तरह कर लें, कंफ्यूजिंग है, डिसजॉइंट टू ए एंड बी, सेट्स ए एंड बी की बात करें, ठीक है। अब चले हम इनको देखते हैं कि हम वेन डायग्राम्स के थ्रू इस पूरे केस को किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास जो है जी वेन डायग्राम्स है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ए बी के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, 3 4 जो ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो 3 4 बेसिकली हमारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरह ए के रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 और 5 है, बी के रिमेनिंग एलिमेंट 6 7 एंड 8, और इसी तरह सी के 11 12 13 एंड 14, ये बेसिकली इनके रिमेनिंग एलिमेंट है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे हम, इंटरसेक्शन को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन बी जब हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास चूंकि ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग में हमारे पास जो पोर्शन आएगा जो हमें आंसर्स दे रहा है, ठीक है, जो हमें ये पूरा आंसर जिससे हमारे पास आंसर आ रहा है, तो वो बेसिकली कौन सा पोर्शन होगा जिसको मैं ब्लू के साथ भी शेड कर दूंगा। तो बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन बी है दो ओवरलैपिंग सेट्स के दरमियान, ए बी के दरमियान जो ओवरलैपिंग है उस वो बेसिकली हमारे पास इंटरसेक्शन है क्योंकि यही कॉमन एलिमेंट्स है। अब सी चूंकि इसके साथ जो है सी जो है इसके साथ ओवरलैप नहीं, सी जो टोटली डिसजॉइंट सेट है, इसलिए हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में है, हम यूं बात कर सकते हैं कि कोई भी रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शोर नहीं कर रहा, कोई भी रीजन ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी शोर नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि सी का कोई भी एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो कि शेडेड रीजन है उसके साथ जो है वो मैच नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे हम जो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नीचे जो चीज़ फॉर एज एन आंसर हम लिख सकते हैं, हम कहते हैं जी कि ये हम लिख सकते हैं कि जी ब्लू शेडेड रीजन, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ए इंटरसेक्शन बी, whereas no region represents a intersection b intersection c, ठीक है। यानी अगर मैं इसको सिंपली बोल दूं कि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, जैसा कि हम तमाम लेक्चर्स में बात करते हैं, नो रीजन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी तरह अभी अब दूसरे केस पे आ जाए, दूसरे केस को जब हम स्टडी करेंगे उसके अंदर भी हमारे पास ये 3 4 जो है वो ओवरलैप्ड एरिया है, 1 2 3 जो है 1 2 5 जो है वो ए के रिमेनिंग एलिमेंट, 6 7 8 बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, और सी चूँकि टोटली डिसजॉइंट है तो इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट शो किया है, तो 1 13 14। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उस केस में हम पहले बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। अब अगर आप बी इंटरसेक्शन सी देखें
बी इंटरसेक्शन सी देखें, सी चूंकि ए के साथ भी डिसजॉइंट है, बी के साथ भी डिसजॉइंट है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बी नो रीजन रिप्रेजेंट्स, हम बात यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब जब कोई भी रीजन सॉरी नॉट ए इंटरसेक्शन बी, नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, क्योंकि हम बी की सी के साथ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नो रीजन रिप्रेजेंट्स, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन बी था, यहाँ पे नो रीजन रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी सी आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। जब डिसजॉइंट हो तो बेसिकली नो रीजन होता है, खाली सेट होता है। अब हमें ये बात भी पता है कि सिंस जो है अगर हम ए की अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, एक इंटरसेक्शन ले रहे हैं नो रीजन के साथ, ए इंटरसेक्शन नो रीजन, या दूसरे वर्ड्स में हम ये बात कर सकते हैं कि और खाली सेट, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि खाली सेट। ए की जब इंटरसेक्शन नो रीजन के साथ लें या खाली सेट के साथ लें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, जो है नो रीजन ही आएगा, जो इक्वल होगा नो रीजन के और खाली सेट के। तो लिहाजा यहाँ से बात प्रूव होगी कि यहाँ पे भी हम ये बात लिख सकते हैं कि देयरफॉर नो रीजन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, नो रीजन रिप्रेजेंट्स सॉरी राइट हैंड साइड, नो रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बात प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड को भी कोई रीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, राइट हैंड साइड को भी कोई रीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लाजम हम ये बात कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम्स, ठीक है। और एक स्पेसिफिक केस के लिए जब दो सेट्स आपस में ओवरलैपिंग हो और तीसरा उनके साथ डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, सही है।